अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बर्बरता की तमाम हदों को पार कर दिया है और वो कह रहे हैं कि मैं ईरान को एक रात में बर्बाद कर दूंगा। ईरान ने कहा आजमा कर तो देखो, उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हर मासूम बच्चे की मौत का हिसाब होगा, हर यूनिवर्सिटी जिसे तुमने तबाह किया है उसका हम हिसाब लेंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप इस समय पर गौर कीजिए। आज शाम 8 बजे ईस्टर्न टाइम यानी कि भारतीय समय के मुताबिक बुधवार कल सुबह 5:30 बजे। अब आप कहेंगे कि मैं इस वक्त की चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भारतीय समय के मुताबिक वेडनेसडे बुधवार कल सुबह 5:30 बजे ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो रही है और ट्रंप ने कहा है कि 5:30 बजे के बाद हम ईरान पर ऐसा कहर बरपाएंगे कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगे। बकौल डोनाल्ड ट्रंप हम उनके बच्चों, औरतों सबको बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वहां के सिविलियन टारगेट्स भी, नागरिक ठिकाने भी हमारे निशाने पर रहेंगे। इंसानियत बर्बरता की तमाम हदों को यह शख्स पार कर रहा है दोस्तों, मगर दुनिया में इसको लेकर गंभीर चर्चा नहीं हो रही है। संयुक्त राष्ट्र को, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, इन तमाम संस्थाओं को आड़े हाथों लेना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू कर रहे हैं या करने वाले हैं, ये दोनों युद्ध अपराध हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं इन्होंने क्या तबाही मचाई है। आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो जो है एक सोशल मीडिया हैंडल एक्स यूजर ने पेश किया है। यह है शरीफ यूनिवर्सिटी, ईरान की शरीफ यूनिवर्सिटी। वहां का एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है जो दुनिया के टॉप 100 ग्लोबल कॉलेजेस में आता है। इससे अमेरिका ने तबाह कर दिया है। तबाही का मंजर देखिए साहब। मैं फिर आपसे कह रहा हूं इसकी जवाबदेही किसकी है? आप कॉलेजेस को बर्बाद कर रहे हैं, आप ईरान की पीढ़ियों को बर्बाद कर देना चाहते हैं, उनकी सोच को बर्बाद कर देना चाहते हैं। आपको अंदाजा है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 2 तस्वीरें पेश की हैं जो कि शरीफ यूनिवर्सिटी की हैं। बकौल अब्बास अरागची, तुमने हमारे टॉप कॉलेज को बर्बाद कर दिया जो दुनिया के टॉप 100 कॉलेजेस में आता था, इसका हिसाब होगा। अब्बास अरागची क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इस्राएल अमेरिका के हमलावरों ने ईरान के MIT टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटी पर बमबारी की। यह पहले से दूसरे यूनिवर्सिटी पर हुए हमलों के बाद हुआ है। लगभग 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि अगर इल्म, ज्ञान बहुत दूर यानी कि सितारों का एक समूह में भी हो तब भी ईरान के लोग उससे हासिल कर लेंगे। हमलावर अब हमारी ताकत देखेंगे। गौर फरमाइए यहां पर क्या कह रहे हैं अब्बास अरागची कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि अगर सितारों के एक समूह में भी ज्ञान का भंडार होगा तो फारसी लोग उसे वहां से भी ले आएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे तबाह कर दिया है। सबसे पहले आपको सुनाना चाहता हूं जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या आप सिविलियन टारगेट्स पर भी हमला करेंगे यानी नागरिक ठिकानों पर, बगैर पलक झपके डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हां मैं करूंगा। इस आदमी पर कंट्रोल किसका है बताइए साहब। दुनिया एक बहुत नाजुक मोड़ पर है। यहां पर एक व्यक्ति का मानसिक संतुलन ही नहीं बिगड़ा हुआ है, इसकी क्रूरता सामने आ रही है। द इविल फेस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। सुनिए ये व्यक्ति क्या कह रहा है। You said that very little is off limits in Iran as far as targeting, including power plants, bridges. You've mentioned those. Very little is off limits. Are there certain kinds of civilian targets, though? I'm thinking schools I don't want to tell you hospitals that. you I don't want to tell you that. that. We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. And you know what? If that's the case, the last thing we want to do is start with power plants, which are among the most expensive thing, and bridges. You saw the bridge. The bridge went. We were very close to a deal. And then I got a call from Mr. Witkoff, Mr. Kushner, and JD saying, I think they're breaking the deal. I said, tell them that's okay. Don't worry about it.
but tell them to look out their window and watch. And within 45 minutes, I gave the order to knock out the biggest bridge. I gave the order, knock out the biggest bridge in, I believe, the Middle East, but the biggest bridge in Iran. बर्बरता की तमाम हदों को पार किया जा रहा है दोस्तों। अल जजीरा के एक पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि मेरा एक बहुत ही खूबसूरत गांव है नकवारा, और नकवारा को इजरायली ऑक्यूपेशनल फोर्सेस ने तबाह कर दिया। मैं चाहूंगा आप उस वीडियो को देखिए। एक धमाके में इजरायली ऑक्यूपेशनल फोर्स ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये जो बर्बरता है ना, इसने तमाम हदों को पार कर दिया। देखिए नकवारा, पूरे गांव को एक धमाके में इजरायल ने उड़ा दिया। देखा जाए। अमेरिका लगातार धमका रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं एक रात में ईरान को तबाह कर दूंगा, मगर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम डरने वालों में से नहीं हैं, हमें डराना बंद करो। उल्टा अब ईरान ने कुछ शर्तें सामने रखी हैं, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। आपके सामने एक ईरानी अधिकारी ने अल जजीरा से कहा, ईरान कुछ दोस्त देशों से जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देगा, लेकिन इसके बदले में सिक्योरिटी फीस लेगा। अब आपके जहन में सवाल होगा कि यह सिक्योरिटी फीस क्यों ली जा रही है? तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा जो बर्बादी शरीफ यूनिवर्सिटी या शरीफ कॉलेज में मचाई गई है। आगे ऊपर की सरकारी संस्थाओं के फैसले के मुताबिक ईरान इन फीस के जरिए युद्ध का मुआवजा हासिल करना चाहता है। अगर माशहर की सुविधाओं को निशाना बनाया गया तो ईरान जोरदार जवाब देगा और मुआवजा भी मांगेगा। कई भारतीय, पाकिस्तानी, तुर्की और फ्रेंच जहाजों को पहले ही गुजरने की इजाजत मिल चुकी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें ना दोस्तों, इस आदमी का दिमाग घुमा हुआ है। यह व्यक्ति कह रहा है कि पहले ईरान ने मुझसे मोहलत मांगी, पहले मैंने उन्हें 7 दिन दी, उसके बाद मैंने उन्हें 10 दिन की मोहलत दी, अब मैंने उन्हें 11 दिन की मोहलत दे दी है। सबसे बड़ी बात, ईरान ने ऐसी कोई मोहलत नहीं मांगी है। इस व्यक्ति के दिमाग में चीजें चल रही हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं ये कह नहीं रहा हूं, मगर ऐसा लग रहा है कि कोई पागल इंसान एक बहुत बड़े सिंहासन पर बैठ गया है, सबसे ताकतवर देश दुनिया का, मगर सबसे बदनसीब भी, क्योंकि ट्रंप अमेरिका की विरासत को तबाह कर रहे हैं हर गुजरते लम्हे के साथ। सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि मैंने ईरान को 11 दिन की मोहलत दे दी है, जबकि आप जानते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सुना जाए। This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. I thought it was inappropriate the day after Easter. I want to be a nice person. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आप जानते हैं दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप गालीबाजी पर उतर आए थे। वो एफ वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, बी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका हिंदी या हिंदुस्तानी में अनुवाद होता है नाजायज बच्चा। इस तरह की शब्दावली अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा था और पत्रकारों ने पूछा कि लोग कह रहे हैं कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेरे जैसे लोगों की जरूरत दुनिया को है। नहीं ट्रंप साहब, अगर आपके जैसे लोग इस दुनिया में हो गए तो यह दुनिया 5 दिन में तबाह हो जाएगी। 5 दिन में तबाह हो जाएगी। आज से 65 मिलियन ईयर्स अगो, जब डायनासोर जिंदा थे, तब एक मीटियोराइट ने पृथ्वी को तबाह कर दिया था, मगर पृथ्वी फिर भी बची रही थी।
डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग अगर रहे तो इस अर्थ का, इस पृथ्वी का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सुनिए अपने पागलपन को, अपने गाली गलौज को किस तरह से जायज ठहरा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। President, you called yesterday in your Truth Social, you called the Iranians crazy bastards. True. What is your response to critics who say that I don't care about critics. What is your response to critics who say that it is your mental health that should perhaps be examined as this war continues? I haven't heard that. But if that's the case, you're going to have more people like me, because our country was being ripped off on trade, on everything for many years until I came along. So if that's the case, you're going to have more people. दोस्तों एक और चीज की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। हम अक्सर मुस्लिम देशों के बारे में कहते हैं कि भाई ये लोग धर्म के हिसाब से काम करते हैं, हर बार अल्लाह का जिक्र करते हैं। भाई देखिए, मेरे हिसाब से धर्म का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर धर्म के जरिए कट्टरता नहीं होनी चाहिए, धर्म के जरिए हमें दूसरे लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। मगर अमेरिका, अब अमेरिकी शासन जो है उसके पास कोई जायज तरीका नहीं है या कोई लॉजिकल रीजन नहीं है अपने हमलों को जायज ठहराने का। अब वो जो उनका पायलट फंस गया था, जिसे उन्होंने रेस्क्यू करा लिया है, उसकी तुलना वहां की रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ यसू से कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट से कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि जिस दिन वो ईरान में फंस गए थे उस दिन गुड फ्राइडे था, और जिस दिन उन्हें बचा लिया गया उस दिन ईस्टर था। देख रहे हैं आप किस तरह से धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल आ रहा है। सुनिए पीट हेग्सेथ क्या कह रहे हैं। One downed airman evaded capture for more than a day, scaling rugged ridges while hunted by the enemy. When he was finally able to activate his emergency transponder, his first message was simple and it was powerful. He sent a message, God is good. In that moment of isolation and danger, his faith and fighting spirit shone through. You see, shot down on a Friday, Good Friday, hidden in a cave, a crevice, all of Saturday, and rescued on Sunday. Flown out of Iran as the sun was rising on Easter Sunday. A pilot reborn, all home and accounted for, a nation rejoicing. God is good. कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम एक रात में ईरान पर कब्जा कर सकते हैं और एक रात में हम ईरान को तबाह कर सकते हैं। ईरान ने कहा है कि हम 6000 साल पुरानी सभ्यता हैं और तुम एक 250 साल पुराना देश। 6000 साल पहले तुम गुफाओं में रह रहे थे और तब हम आधुनिक विज्ञान की बात कर रहे थे। मैं चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी है उसे आप सुने। Today to celebrate the success of one of the largest, most complex, most harrowing combat searches. I guess you would call it a search and rescue mission ever attempted by the military. Generally, when planes are knocked down in war, especially when you're fighting a strong group, an evil group, you can't really do this because you send in 200 men to pick up one. And it's something that's usually not attempted as much as you want to attempt. And bad things happen to that one or two. And in this case, we did two, and it might not have been attempted before. But we did. And we had great talent, but we got a little luck too, I would say. And we were helped by a lot of people, a lot of great people. And it was an honor to be involved with it. It's very historic. This is a rescue that's very historic. It'll go down in the books. Late Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well, well at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Both members of the crew ejected from the aircraft and landed alive. On Iranian soil, I immediately was asked to make a decision. I ordered the U.S. Armed Forces to do whatever was necessary to bring our brave warriors back home. A risky decision, because we could have ended up with 100 dead as opposed to 1 or 2. It's a hard decision to make.
और जैसे मैंने कहा दोस्तों, लगातार इनकी बर्बरता सामने आ रही है। मैं आपको सुनाना चाहूंगा, संयुक्त राष्ट्र में जो इजरायली एम्बेसडर हैं वो कह रहे हैं कि हमें नागरिकों को मारने का पूरा अधिकार है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यहां पर ये हैं डैनी डैनन। उन्होंने कहा वी हैव लेजिटिमेसी टू टारगेट सिविलियन टारगेट्स इन ईरान, यानी कि हमारे पास ये पूरा अधिकार है, लीगल अधिकार है कि हम वहां के सिविलियन टारगेट्स को निशाना बना सके। सुना जाए वो क्या कह रहे हैं। So we have the legitimacy to target those civilian targets, and I would advise the Iranian to believe President Trump and Prime Minister Netanyahu, because they have showed in the last month that they are capable of striking any target in Iran, and now we have to wait whether they will continue to play the game with the Strait of Hormuz. You know, it's what they are doing there. It's beyond imagination. You know, the blackmail. They actually collect money from countries in order to allow them to use the straits. We shouldn't allow this piracy 2026 to continue. और सबसे बड़ी बात, उनके रक्षा मंत्री इसराइल कैट्स कहते हैं इस समय आईडीएफ ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर जोरदार हमला कर रही है जो असाउल्ला में स्थित है। पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर हमला करना, न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करना, एनर्जी प्लांट्स पर हमला करना, यह सब क्या बतला रहा है? जमीन तैयार की जा रही है ईरान को तबाह करने की, और खाड़ी देश इस तमाशे को देख रहे हैं। मगर ये मत सोचिए ये सिलसिला यहां पर रुकेगा। वैसे तो ईरान इसका मुंहतोड़ जवाब देगा और मादा भी रखता है, मगर सुनिए उनके रक्षा मंत्री का ये शर्मनाक बयान। תקף כעת בעוצמה את המתקן הפטרוכימי הגדול ביותר באיראן, שנמצא באסלאוויה, יעד מרכזי שאחראי לכ-50% מהייצור הפטרוכימי במדינה, וזאת לאחר שבשבוע שעבר הותקף המתקן המרכזי השני. כעת שני המתקנים שאחראים יחד לכ-85% מהייצור הפטרוכימי של איראן, הוצאו מכלל שימוש ואינם מתפקדים. מדובר במכה כלכלית קשה, בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים למשטר האיראני. התעשייה הפטרוכימית היא מנוע מרכזי במימון פעילות משמרות המהפכה ובבניין הכוח הצבאי של איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולתקוף בכל העוצמה את התשתיות הלאומיות של משטר הטרור האיראני. משטר הטרור האיראני יגלה כי המשך התוקפנות נגד ישראל והירי הפחדני והנפשע לעבר אזרחי ישראל יביאו להעמקת הנזק הכלכלי והאסטרטגי שהוא משלם ולהקרסת יכולותיו. אני מודה למפקדי וחיילי צה"ל היקרים על פעילותם וגבורתם בכל הגזרות. मगर इस मौके पर भी दोस्तों ईरान अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं खो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आता है कि भाई हम जापान की मदद कर रहे हैं, हम कोरिया की मदद कर रहे हैं, मगर हमारी मदद कोई नहीं कर रहा है। तो जो ईरानियन दूतावास है उनका यह बयान आया जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ईरान कैन हेल्प यू, बी पोलाइट। सरल शब्दों में कहा जाए भाई ईरान तुम्हारी मदद कर लेगा, रोना बंद करो, मगर जरा सलीके से बात करो, पोलाइट हो, थोड़ा सब्र रख के सलीके से बात करो। तो सुनिए ट्रंप की रुदाली जो वो जापान और दक्षिण कोरिया के संदर्भ में कर रहे हैं, यानी कि ये व्यक्ति दोस्तों हर चीज पर रोना जानता है। सुना जाए। And it's not just NATO. You know who else didn't help us? South Korea didn't help us. You know who else didn't help us? Australia didn't help us. You know who else didn't help us? Japan. We've got 50,000 soldiers in Japan to protect them from North Korea. We have 45,000 soldiers in South Korea to protect us from Kim Jong-un, who I get along with very well, as you know. Do you notice he said very nice things about me? He used to call Joe Biden a mentally retarded person, okay? So और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप खतरनाक है दोस्तों। जब किसी इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ा होता है, जब कोई व्यक्ति इनसिक्योर होता है, जब एक व्यक्ति के मन में लालच होता है कि मुझे ईरान का सारा तेल चाहिए, जब एक व्यक्ति चाहता है कि भाई आने वाला चुनाव में जीत जाऊं और उसके चलते हुए ये सब करता है, तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक होता है। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है ना कि 8 बजे ईस्टर्न टाइम पर हम हमला करेंगे, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। तो यहां पर ईरान ने एक बयान जारी किया है जिसमें वो कह रहा है, तो क्या आपका मतलब एप्स्टीन फाइल से है, जेफरी एप्स्टीन फाइल से है, या जेफरी एप्स्टीन टाइम से है?
इस तरह से ईरान इस मौके पर भी अपना संयम नहीं खो रहा, अपना सब्र नहीं खो रहा, मगर यकीनन उसके सामने चुनौती गंभीर है और इस मंच पर वो तमाम जानकारियां मैं आपके सामने लाता रहूंगा, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। फिर से बताना चाहूंगा, भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे 8 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम और भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो रही है और ट्रंप फिर हमला शुरू कर देंगे और मैं वो तमाम जानकारियां आप तक लाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।